श्री सुशील कुमार मोदी जी। महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, इस देश के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेल जाना पड़ा। एक मेरे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बेल पर छूटे हैं। बगल में एक राज्य के मुख्यमंत्री 11 साल की सजा काटकर जेल से निकले। एक अन्य राज्य के मुख्यमंत्री को भी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी देश के एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 7 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। और इन 20 वर्षों में न तो उनके ऊपर कोई आरोप लगा और न ही उनके मंत्री परिषद के किसी सदस्य पर आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा। और महोदय, ये जो 3 एजेंसी हैं, सीबीआई, ईडी और सीवीसी, ये करप्शन से लड़ने का एक बहुत बड़ा हथियार है। और साथ ही महोदय, पिछले दिनों जब 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर राफेल का आरोप लगाया गया कि राफेल की खरीद के अंदर और भ्रष्टाचार हुआ है। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने आरोप लगाया था उनको न्यायालय के सामने जाकर माफ़ी मांगनी पड़ी। और यहाँ तक कि राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर दस ऑफ द व्यू दैट द रिव्यू पिटिशंस आर विदाउट एनी मेरिट and are accordingly dismissed. We do believe that persons holding such important positions in the political spectrum must be more careful. Certain positions in the political spectrum must be more careful. Certainly, Mr. Gandhi needs to be more careful in future. तो जिन लोगों ने कहा था कि जिन लोगों ने आरोप लगाया था कि सारे मोदी चोर और चौकीदार चोर हैं, उनको जनता ने सबक सिखा दिया था, जनता ने उसका जवाब दे दिया था। इसलिए अब सत्य महोदय, राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, we would not like to continue these proceedings further and thus close the contempt proceedings with the word of caution for the contemner to be more careful in future. These applications do not survive for consideration and the same are disposed of. Any other pending applications also stand disposed. तो सत्य महोदय, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि सार्वजनिक जीवन में इतने लंबे समय तक रहने के बावजूद अगर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगता है। और सत्य महोदय, एक ग्लोबल करप्शन की रैंकिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नोन एज ट्रेस, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन ये अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस एसोसिएशन से जुड़ा एक संगठन है जो ब्राइबरी रिस्क फेस बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स, कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स उनको किन किन देशों में और किस प्रकार भ्रष्टाचार या ब्राइबरी का मुकाबला करना पड़ा। तो मैं सदन को बताना चाहूँगा कि ट्रेस के ट्रैक के अनुसार 2014 में जहाँ भारत 185वें स्थान पर था, 185, वो 6 साल में 2020 में 77 रैंक पर पहुँच गया। हमने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का मुकाबला किया, ये उसका परिणाम था। सभापति महोदय, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 7 वर्षों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से लड़ाई लड़ी और कहा कि न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा, और कहा कि न मैं छेड़ूंगा किसी को और न मैं किसी को छोड़ूंगा, और इसीलिए हमने किसी को जानबूझकर छेड़ने का काम नहीं किया। लेकिन जो लोग अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो सरकार उनको छोड़ेगी नहीं, उनको छोड़ेंगे नहीं। और सती महोदय, हमारी सरकार ने 7 साल में जो काम किया है, सदन को मालूम है कि मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में हमने एसआईटी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था 3 वर्षों से। मैं यूपीए के लोगों से जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, 3 साल तक आपने एसआईटी का गठन क्यों नहीं किया? और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में और पहला निर्णय लिया एसआईटी के गठन करने का, ताकि ब्लैक मनी की खोज की जा सके और उस पर कार्रवाई की जा सके। और सती महोदय, पिछले 7 वर्षों में जो हम लोगों ने काम किया है, ये मॉरिशस, साइप्रस, सिंगापुर, ये एक ऐसे देश थे जिसके माध्यम से ब्लैक मनी जो है इंडिया में रूट होती थी। और फिर यहाँ की सरकार ने कानून बनाया ताकि मॉरिशस, साइप्रस और सिंगापुर से जो आने वाली ब्लैक मनी थी इसको रोकने के लिए, और उस समय हमारी सरकार ने कानून बनाया। इतना ही नहीं तो स्विट्जरलैंड
और यूरोप के बाकी देशों के साथ अगर भारत के किन्हीं लोगों का वहाँ के अकाउंट में पैसा है या उन देशों के लोगों का हमारे अकाउंट में पैसा है, तो हमने एक इस प्रकार का समझौता किया, रियल टाइम ट्रांजैक्शन डेटा विद स्विट्जरलैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, ताकि दुनिया के यूरोपीय देशों के अंदर जो बैंकों में पैसा जमा भारतीयों का और यहाँ पर जो पैसा है वह रियल टाइम हमको जानकारी मिल सके। सभापति महोदय, बेनामी ट्रांजैक्शन का कानून कब बना था, लेकिन इस देश में यूपीए की सरकार ने लागू नहीं किया और बेनामी ट्रांजैक्शन कानून को उसका लॉ बनाकर, रूल्स बनाकर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लागू करने का काम किया। सभापति महोदय, पॉलिटिकल फंडिंग का प्रावधान था कि 20,000 तक कोई अगर नगद देगा तो दिया जा सकता है। यह हमारी सरकार थी जिन्होंने कानून में परिवर्तन करके और पॉलिटिकल फंडिंग को रोकने का प्रयास किया कि अगर 2,000 से ज़्यादा का अगर कोई कैश अगर ट्रांजैक्शन देगा किसी पार्टी को तो उस पर देने पर हम लोगों ने रोक लगाने का काम किया था। और सभापति महोदय, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो मेहुल चौकसी हो या विजय माल्या हो, ऐसे लोगों को वापस लाने के लिए हमने कानून बनाया, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, टू empower law enforcement agencies to confiscate the assets of economic absconders। तो जो लोग पैसा लेकर भाग गए बैंकों का, इस देश का, उनको वापस लाने के लिए और उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए हमने फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल लाकर उनकी संपत्ति को जब्त करने का काम किया। यह है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। महोदय, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यूपीए की सरकार में कोल ब्लॉक के आवंटन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। उनके जमाने में नियम था फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले आओ पहले पाओ, और उसका क्या परिणाम हुआ कि उस सरकार के कितने लोगों को जेल जाना पड़ा था। और हमारी सरकार ने आने के बाद कोल ब्लॉक्स को ऑनलाइन ऑक्शन किया, जिसके कारण 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लाभ इस देश को हुआ है। सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि 31/5/2021 तक का आंकड़ा मेरे पास है कि ब्लैक मनी एक्ट 2015 have been passed in 166 cases where demand of rupees 8,216 crores has been raised। ब्लैक मनी एक्ट केवल बनाया नहीं बल्कि बनाने के बाद 166 मामलों में 8,216 करोड़ रुपया हमने टैक्स उनके खिलाफ डिमांड रेज करने का काम किया है। Undisclosed income of rupees 8,465 crore has been brought to tax and penalty of rupees 1,294 crore has been levied in HSBC cases। और उतना ही नहीं तो महोदय, undisclosed income of rupees 11,000 crore, more than 11,000 crore has been detected in international consortium of investigative journalism cases। अभी हाल के दिनों में एक अखबार ने पनामा केसेस, पैराडाइज पेपर्स लीक को उद्घाटित किया था, और मैं सदन को बताना चाहूँगा, इन द पनामा पेपर लीक्स केसेस अनडिस्क्लोज्ड क्रेडिट्स of 20,078 crore have been detected, and in the Paradise Paper Leaks cases, undisclosed credit of 246 crore have been detected। तो सभापति महोदय, इस सरकार ने कानून बनाया और कानून बनाने के बाद और हम लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। और सभापति महोदय, केवल हमने हमारी सरकार ने केवल बड़े बड़े लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई नहीं की, तो जो गांव का सामान्य गरीब आदमी है उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से इस देश का 2,67,000 करोड़, मोर देन 2,67,000 करोड़ ऑफ मनी हैज बीन सेव्ड, जो बिचौलिए दलाल मिडिलमैन के पास चले जाते थे। इस देश के हर गांव में दलाल होते थे, मिडिलमैन होते थे, बिचौलिए होते थे, जिनके पास पैसा चला जाता था। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से इस देश के गरीबों का 2,67,000 करोड़ हमने बचाने का काम किया है। और सभापति महोदय, इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से टोटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 19,75,000 करोड़, 19,75,000 करोड़ टोटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अभी तक इस देश के गरीबों के खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है। और महोदय, सबसे ज्यादा लीकेज था पीडीएस में, जन वितरण की दुकान में 4 करोड़ से ज्यादा बोगस, डुप्लीकेट
जो फेक रेशन कार्ड थे उनको रद्द किया गया और 1,01,000 करोड़ की बचत केवल पीडीएस के माध्यम से हुई है सभापति महोदय। और उसी प्रकार ये जो गैस कनेक्शन के अंदर एक आदमी को एक गैस कनेक्शन लेने का अधिकार है, लेकिन बड़े लोग 5-5, 6-6, 1-1 दर्जन गैस कनेक्शन रखते थे। मैं सदन को बताना चाहूँगा डीबीटी के माध्यम से हमने 4 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा फेक डुप्लीकेट जो गैस कनेक्शंस थे उनको हमारी सरकार ने रद्द करने का काम किया, जिसके कारण 72,000 करोड़ की बचत इस देश को हुई है सत्य महोदय। उसी प्रकार स्कॉलरशिप में करीब 24 लाख फेक स्कॉलरशिप जो बच्चों को जा रही थी उसको हमने रोकने का काम किया है। खाद के अंदर आज अगर कोई खाद की फर्टिलाइजर की दुकान में जाता है या पीडीएस की दुकान में जाता है तो पॉस मशीन लगी है, आपको अपना फिंगर पहले वहाँ लगाना पड़ेगा पॉस मशीन पर, उसका आइडेंटिफिकेशन होगा बायोमेट्रिक, और तभी वो फर्टिलाइजर ले सकता है या तभी वो पीडीएस की दुकान से अनाज उठा सकता है। और करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत केवल इसके माध्यम से हुई है। तो महोदय, लोग कहते थे कि इस देश में गरीबों का खाता कैसे खुलेगा, उनके खाते में डीबीटी कैसे जाएगा। तो सती महोदय, मनरेगा में इस देश के प्रत्येक गरीब को मनरेगा की जो बेनिफिशियरी हैं उसका एक एक पैसा उनके बैंक खाते में जा रहा है। और मैं सदन को बताना चाहूँगा 33,475 करोड़ की बचत केवल मनरेगा के अंदर डीबीटी के कारण इस देश को हुई है। सौती महोदय, वो चाहे पेंशन योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, 10 लाख से ज़्यादा फेक और बोगस जो बेनिफिशरीज थे उनको पकड़ा गया। उसी प्रकार वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 1 करोड़ से ज़्यादा जो बेनिफिशरीज थे वो डिटेक्ट किए गए। सौती महोदय, मैं केवल सदन को ये बताना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और इसलिए जो लोग सीबीआई, सीवीसी और ईडी के बारे में तरह तरह के आरोप लगाते हैं, हम लोगों ने पिछले 7 साल के अंदर जो वचन दिया था इस देश की जनता को सामने कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। वो सरकारें हमारे चाहे केंद्र की हो चाहे हमारी राज्य की सरकारें हों। विश्वती महोदय, अच्छा होता कि अगर विपक्ष के लोग सदन में मौजूद रहते तो वो भी बताते कि उनको 10 साल मौका मिला, उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की और हमारी सरकार ने 7 साल के अंदर क्या कार्रवाई की है। और विश्वती महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने ये स्पष्ट बता दिया है कि सीवीसी और जो स्पेशल पुलिस एक्ट जो सीबीआई का बन रहा है, संशोधन किया जा रहा है, इसके अंदर अगर कार्यकाल बढ़ाया जाएगा तो वह कोई सरकार अकेले नहीं बढ़ा सकती है। जो उस कमेटी में 3 लोग हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लीडर ऑपोजिशन, तीनों मिलकर जब उनकी सहमति बनेगी तभी उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। विश्वती महोदय, मैं इस बिल को लाने के लिए सरकार को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।